नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में अपन ने राजस्थान के उद्योगों के बारे में देखा था। तो आज की क्लास में हम राजस्थान में कृषि के बारे में देखने वाले हैं। कृषि की राजस्थान के अंदर क्या स्थिति है, तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंदर कृषि का क्या योगदान है। तो अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है ये कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, यानी सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था किस पे निर्भर रहती है, कृषि पे निर्भर रहती है। राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि की वजह से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। 3 क्षेत्र होते हैं, एक प्राथमिक क्षेत्र होता है, एक द्वितीयक क्षेत्र होता है और एक होता है तृतीयक क्षेत्र। तो जो कृषि है ये प्राथमिक क्षेत्र के अंदर शामिल होती है। अगर हम देखें कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के अंदर कृषि योग्य भूमि है वो कितनी है, तो कृषि के लिए उपयोग में आने वाली भूमि जो है वो राजस्थान की कुल भूमि का 49.53% जो भूमि है वो कृषि करने के योग्य है। तो यानी उस पर कृषि की जा सकती है, वो कृषि के लिए उपयोग में ली जाती है। अगर हम देखें कि राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा जो रोजगार हैं वो कौन से क्षेत्र में मिलते हैं, तो जो कृषि क्षेत्र है ये ऐसा क्षेत्र है जो कि सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है। अगर हम देखें कि कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हो रही है, तो उद्योग क्षेत्र है। हमने देखा था कि राजस्थान के अंदर उद्योगों की जो स्थिति है वो पहले से काफ़ी बेहतर हो रही है। कृषि की जो स्थिति है वो थोड़ी डाउन हो रही है, लेकिन उद्योगों की स्थिति देखें तो पहले से काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हो रहा है उसके अंदर। तो सबसे ज़्यादा अगर वृद्धि दर की बात करें कि कौन से क्षेत्र के अंदर, जो मुख्य क्षेत्र हैं जैसे कि सेवा क्षेत्र हो गया, कृषि क्षेत्र हो गया, उद्योग क्षेत्र हो गया, इनमें से जो कृषि क्षेत्र है ये सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। अगर सबसे ज़्यादा वृद्धि दर की बात करें कि कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वृद्धि हो रही है, तो उद्योग क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा वृद्धि हो रही है। जो उद्योग क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा डेवलप हो रहा है। अगर हम देखें कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो सेवा क्षेत्र का जो योगदान है ये सबसे ज़्यादा है राजस्थान की अर्थव्यवस्था, यानी कि जो सर्विस सेक्टर है ये सबसे ज़्यादा योगदान रहता है इसका राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंदर। तो ये हमने थोड़ा कुछ बेसिक सा देख लिया। अगर हम कृषि की बात करें कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंदर कृषि का क्या योगदान है, तो एक तो देखा जाता है स्थिर कीमत पे, यानी 2011-12 को उसमें बेस बना के। तो जब भी हम स्थिर कीमत की बात करेंगे तो उसके अंदर आधार वर्ष को लिया जाता है 2011-12, उसके अंदर आधार वर्ष लिया जाता है। और एक हम देखते हैं प्रचलित कीमत पे, यानी जो वर्तमान मूल्य है उस पे देखते हैं। तो अगर हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान की बात करें, अगर हम स्थिर कीमत पे देखें यानी 2011-12 की तुलना में, स्थिर कीमत यानी कि आधार वर्ष क्या है 2011-12, तो अगर 2011-12 की तुलना में देखें तो कितना योगदान है 28.85%। अगर प्रचलित कीमत पे देखें यानी कि वर्तमान मूल्यों पे देखें तो कितना योगदान है कृषि का राजस्थान की अर्थव्यवस्था में, तो ये है 30.23%। यह है 30.23%, अच्छा खासा योगदान है। लेकिन जो सर्विस सेक्टर होता है, जो सेवा क्षेत्र होता है, इसका राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान है। तो अगर आपसे कृषि का योगदान पूछा जाए कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंदर जो कृषि क्षेत्र है उसका योगदान कितना है, तो अगर स्थिर मूल्य पे पूछे तो वो है 28.85%, और अगर प्रचलित मूल्य यानी कि वर्तमान मूल्यों पे पूछे तो वो है 30.23%। दोनों डेटा आपको याद रखने हैं, दोनों महत्वपूर्ण हैं। जो प्रचलित डेटा होता है, जो भी प्रचलित मूल्य होता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन स्थिर मूल्य से भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको दोनों ध्यान रखने हैं। ठीक है स्टूडेंट। अगर हम देखें कि कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर क्या है, यानी पीछे के सालों के अगर डेटा की बात करें तो वर्तमान में कृषि क्षेत्र में कितनी वृद्धि हो रही है या फिर कमी हो रही है। तो अगर कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर की बात करें तो 2021 के अंदर तो क्या हुआ है 5.84% की वृद्धि हुई है। तो 2020-21 के अंदर जो कृषि क्षेत्र है इसमें 5.84% की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है 5.84% की वृद्धि हुई है। लेकिन अगर हम 21-22 के डेटा की बात करें तो 21-22 में कितनी वृद्धि हुई है, ये हुई है 4.78%, ये हुई है 4.78% की वृद्धि हुई है 21-22 के अंदर। तो यानी कि 20-21 के अंदर जो वृद्धि हुई थी वो ज़्यादा थी,
उसके बाद 21-22 में जो वृद्धि है इसमें क्या हो गई, थोड़ी गिरावट आ गई। पहले से ज्यादा वृद्धि होती तब हम बोलते कि वृद्धि दर में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पहले जो वृद्धि दर थी उससे कम वृद्धि हुई है 21-22 के अंदर। तो हम क्या बोलेंगे कि राजस्थान में जो कृषि की दर है उसकी वृद्धि दर में गिरावट दर्ज हुई है। पिछले साल की तुलना में अगर बात करें तो जो वृद्धि दर है कृषि क्षेत्र में उसमें क्या हुई है, गिरावट दर्ज की गई है। तो सीधा सीधा कथन आपसे पूछा जा सकता है कि पिछले साल की तुलना में राजस्थान के अंदर कृषि क्षेत्र की जो वृद्धि दर है उसमें बढ़ोतरी हुई है या फिर गिरावट हुई है। तो अगर पिछले साल की तुलना में बात करें तो गिरावट दर्ज की गई है। 20-21 के अंदर 5.84% वृद्धि हुई थी और 21-22 के अंदर हुई है 4.78%, जो कि 20-21 की वृद्धि दर से कम है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि पिछले साल की तुलना में राजस्थान के अंदर जो कृषि क्षेत्र है उसकी वृद्धि दर में गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं कृषि और जो संबंधित क्षेत्र हैं उसके अंदर उपक्षेत्र का क्या योगदान है। तो अगर हम कृषि क्षेत्र के उपक्षेत्र की बात करें तो इसके अंदर 4 उपक्षेत्रों को शामिल किया जाता है, या हम बोल सकते हैं कि 4 उपक्षेत्र हैं जो मिलके एक पूरा कृषि क्षेत्र बनाते हैं। तो कौन कौन से उपक्षेत्र इसमें शामिल हैं? इसके अंदर एक तो होती हैं फसलें। तो इसमें कौन कौन से उपक्षेत्र शामिल किए जाते हैं? फसलें होती हैं, पशुधन जो होता है ये होता है, वानिकी यानी कि फॉरेस्ट्री होता है, और मत्स्य पालन। तो ये 4 उपक्षेत्र हैं जो कि कृषि क्षेत्र और जो संबंध क्षेत्र हैं उसमें शामिल किया जाता है। तो हमने ओवरऑल देखा था कि कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है अर्थव्यवस्था में। अब अगर हम बात करें कि कृषि क्षेत्र के अंदर उसके जो 4 उपक्षेत्र हैं, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि कृषि के 4 प्रकार हो गए। तो उन चारों प्रकारों का अलग अलग कृषि क्षेत्र के अंदर कितना योगदान है। सबसे ज्यादा योगदान किसका है? सबसे ज्यादा योगदान है पशुधन का। पहले सबसे ज्यादा योगदान जो है वो फसलों का हुआ करता था, लेकिन अब फसलों में गिरावट होगी और पशुधन जो है इसका सबसे ज्यादा योगदान रहता है कृषि क्षेत्र में। तो सबसे ज्यादा योगदान पशुधन का है, कितना है? 46.25%। अगर हम 100% मान के चलें कि कृषि क्षेत्र एवं जो संबंध क्षेत्र हैं वो 100% हैं, तो उस 100% में से 46.25% का योगदान रहता है पशुधन का कृषि क्षेत्र के अंदर। अगर फसलों का योगदान देखें तो ये है 45.95%। फसलों का कितना है? 45.95% जो योगदान है कृषि क्षेत्र के अंदर ये रहता है फसलों के क्षेत्र का। अगर वानिकी की बात करें यानी कि फॉरेस्ट्री, तो इसका रहता है 7.44%। तो इसका इतना ज्यादा योगदान नहीं रहता। सबसे ज्यादा योगदान रहता है पशुधन और फसलों का सबसे ज्यादा योगदान रहता है। तो दोनों का मिला के 90% से भी ज्यादा योगदान रहता है कृषि क्षेत्र के अंदर। और चौथा है मत्स्य पालन, इसका योगदान रहता है 0.37%। तो सबसे कम योगदान किसका रहता है और सबसे ज्यादा योगदान किसका रहता है? तो ये आपको खासकर ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा योगदान पशुधन का रहता है। पहले फसलों का रहता था लेकिन अब उसमें गिरावट हो गई है और अब पशुधन का योगदान जो है कृषि क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा हो गया है। और जो मत्स्य पालन है इसका योगदान सबसे कम रहता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। अगर हम उप क्षेत्र में वृद्धि दर की बात करें कि कौन से क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है, तो अगर पशुधन की बात करें तो हमने देखा कि पशुधन पहले कम था अब ज्यादा हो गया, फसलें पहले ज्यादा थी अब कम हो गया फसलों का योगदान कृषि क्षेत्र में। अगर हम अलग अलग इनमें वृद्धि दर देखें कि कौन से क्षेत्र के अंदर कौन से उप क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है या फिर कमी हुई है, तो पशुधन के अंदर 13.27% की वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले साल की तुलना में पशुधन में 13.27% की क्या हुई है? ये हुई है वृद्धि। तो वृद्धि हुई है 13.27% की। तो अपने आप पशुधन है वो पहले से ज्यादा हो गया, तो कृषि क्षेत्र के अंदर भी इसका योगदान ज्यादा हो गया। अगर हम फसल क्षेत्र की बात करें, फसलों की बात करें, तो इसमें 1.99% की कमी हुई है। इसी कारण से फसलें हैं वो पीछे चली गई और जो पशुधन है उसका योगदान ज्यादा हो गया। तो यह आपको ध्यान रखना है। अगर हम पिछले डेटा के हिसाब से बात करें तो पशुधन के अंदर तो 13.27% की वृद्धि दर्ज हुई है और फसलों के अंदर 1.99% यानी कि लगभग 2% की कमी हो गई है। अगर वानिकी की बात करें यानी फॉरेस्ट्री, जो कि पहले इसका योगदान कम हुआ करता था अब इसका योगदान बढ़ गया है।
तो इसके अंदर भी 13.03% की जो वृद्धि दर्ज की गई है। तो वानिकी में भी काफी अच्छी वृद्धि हो रही है। मत्स्य पालन की बात करें तो इसमें 0.12% की कमी दर्ज की गई है। तो कौन कौन से क्षेत्र में कमी हुई है ये आपको ध्यान रखना है। एक तो जो फसल उपक्षेत्र है उसके अंदर कमी हुई है, दूसरा मत्स्य पालन के अंदर कमी हुई है, और जो पशुधन है तथा वानिकी क्षेत्र है इनके अंदर वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है स्टूडेंट। अब अगर हम देखें कि राजस्थान में कृषि के जो भी उपक्षेत्र हैं, हमने 4 उपक्षेत्र देखे हैं, पशुधन है, फसल है, वानिकी है और एक मत्स्य पालन है। इनका राजस्थान की जो संपूर्ण जीडीपी है उसमें क्या योगदान है, और वो हम देखने वाले हैं प्रचलित कीमत पे, यानी कि वर्तमान मूल्यों पे। तो हमने कृषि क्षेत्र का देखा था राजस्थान की जीडीपी के अंदर योगदान, प्रचलित कीमत पे हमने देखा था कितना था 30.23%। तो ये जो 30.23% है कृषि क्षेत्र का राजस्थान की जीडीपी के अंदर योगदान था। प्रचलित मूल्य पे हमने देखा था। तो ये जो 30.23% है ये कैसे बटा हुआ है, तो यही हम इसमें देखने वाले हैं कि इसके जो अलग अलग उपक्षेत्र हैं कौन कौन से उपक्षेत्र का कितना योगदान है राजस्थान की जीडीपी में, और इन चारों का मिला के ये पूरा कृषि क्षेत्र हो गया जो कि प्रचलित मूल्य पे ये कितना है 30.23%। तो अगर हम अलग अलग बात करें अलग अलग उपक्षेत्र का कितना योगदान है राजस्थान की कृषि में, तो ये है पशुधन का अगर देखें तो ये है 13.98%, जो कि सबसे ज्यादा योगदान है कृषि क्षेत्र में प्रचलित मूल्यों पे राजस्थान की जीडीपी के अंदर। उसके बाद है फसलों का योगदान, तो फसलों का है 13.89%। तो फसलों का कितना है 13.89% है, ये राजस्थान की जीडीपी के अंदर फसलों का योगदान है। प्रचलित मूल्य पे बात कर रहे हैं वर्तमान मूल्यों पे। अगर वानिकी का देखें फॉरेस्ट्री का, तो इसका 2.25% है वो राजस्थान की जीडीपी के अंदर योगदान है। मत्स्य पालन तो इसका 0.11% ही योगदान है, यानी कि राजस्थान की जीडीपी के अंदर सबसे कम योगदान है अगर हम कृषि क्षेत्र के उप क्षेत्रों की बात करें तो। और सबसे ज्यादा योगदान किसका है पशुधन का है, और सबसे कम योगदान है मत्स्य पालन का राजस्थान की जीडीपी के अंदर। ठीक है स्टूडेंट। अगर हम पशुधन उत्पादों का योगदान देखें कि ये तो हमने देख लिया कि पशुधन का जो योगदान है वो सबसे ज्यादा है। अब पशुधन के अंदर भी कई प्रोडक्ट यानी कई उत्पाद होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो कौन से उत्पाद का योगदान कितना है पशुधन के अंदर, तो उसको हम अलग अलग देख लेते हैं। इसके अंदर कई चीजें आ जाती हैं पशुधन में, इसमें जैसे कि दूध, तो दूध का भी व्यापार होता है, अंडे भी होते हैं, मांस भी होता है, तो कई चीजें आ जाती हैं। तो किसका कितना योगदान है पशुधन के अंदर। सबसे पहले अगर हम बात करें दूध का, तो पशुधन के अंदर दूध का जो योगदान है ये सबसे ज्यादा है। कितना है 81.07% जो योगदान है पशुधन के अंदर ये है दूध का, यानी दूध उत्पादन का। अगर मांस उत्पादन की बात करें तो इसका योगदान कितना है, इसका है 5.60%। तो ये योगदान है पशुधन के अंदर मांस उत्पादन का। और अंडे का उत्पादन, अंडे के उत्पादन का योगदान कितना है, ये है 0.66%। तो राजस्थान की कृषि में अगर हम पशुधन में बात करें तो अंडे उत्पादन का योगदान कितना है पशुधन के अंदर, ये केवल 0.66% है। तो आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा किसका योगदान है, दूध का जो योगदान है पशुधन के अंदर वो सबसे ज्यादा है। कितना है 81.07% जो योगदान है पशुधन के अंदर वो है दूध उत्पादन का। ठीक है स्टूडेंट। बाकी जो भी अन्य चीजें बच गई उनका कुल मिलाकर के सबका योगदान है 12.67%। तो इसमें जो दूध उत्पादन है यह इंपॉर्टेंट है, यह आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि कितनी भूमि किस क्षेत्र में उपयोग में हो रही है। अगर हम राज्य का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल बात करें तो हमने राजस्थान का कुल क्षेत्रफल पहले भी देखा है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो ये हम किस में बात कर रहे हैं, वर्ग किलोमीटर के अंदर। अगर इसको हम हेक्टेयर में देखें तो हेक्टेयर में कितना हो जाएगा 342.90 लाख हेक्टेयर। ये राजस्थान का कुल जो प्रतिवेदित क्षेत्रफल है, या हम बोल सकते हैं कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है वो है। अगर इसमें अलग अलग देखें कि बंजर भूमि कितनी है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र यानी कि जिसपे फसलें बोई जा सकती हैं,
जिसपे कृषि की जा सकती है वो क्षेत्र कितना है, फॉरेस्ट्री वाला क्षेत्र कितना है, बाकी भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इसमें जो भी मुख्य मुख्य क्षेत्र हैं उनके बारे में देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र है वो कितना है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के अंदर, यानी कि जिसपे कृषि की जा सकती है, कृषि होती है, वो क्षेत्र कितना है। तो इस प्रकार का क्षेत्र सबसे ज्यादा है, वो है 52.58%। तो कुल क्षेत्रफल का कितना है 52.58% जो है ये है शुद्ध बोया गया क्षेत्र। आपको ध्यान रखना है ये जो डेटा है सीधे सीधे इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक समीक्षा के अंदर लिखे हुए हैं, तो वहां से सीधा सीधा प्रश्न उठा लिया जाता है। सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान के अंदर कृषि क्षेत्र में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है, कुल क्षेत्रफल का कितना है। तो यह है 52.58%। अगर आपसे हेक्टेयर में पूछा जाए तो ये है 180.32 लाख हेक्टेयर। तो कुल 342.90 लाख हेक्टेयर है, इसमें से 180.32 लाख हेक्टेयर जो है ये राजस्थान के अंदर शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, यानी वो क्षेत्र जहां पे कृषि होती है। ठीक है। अगर बंजर भूमि की बात करें, इस प्रकार की भूमि जो कि कृषि के लिए उपजाऊ नहीं है, यानी अनउपजाऊ भूमि जहां पे कृषि नहीं की जा सकती। तो अगर बंजर भूमि कितने क्षेत्र में है तो यह 10.84%। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में 10.84% जो भूमि है ये बंजर भूमि है, इस पे कृषि नहीं की जा सकती। ये जो भूमि है ये कृषि योग्य नहीं है। अगर हेक्टेयर में बात करें तो 37.17 लाख हेक्टेयर भूमि ऐसी है जो कि बंजर भूमि पड़ी है, जो कि कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। और वानिकी के लिए कितनी है, यानी फॉरेस्ट्री कितने पे है, तो ये 8.08% क्षेत्र के अंदर क्या है वानिकी है। अगर हेक्टेयर में बात करें तो 27.70 लाख हेक्टेयर जो भूमि है ये है वानिकी वाला क्षेत्र है, यानी कि फॉरेस्ट्री वाला क्षेत्र है। अब हम देखते हैं प्रचलित जोत धारक कितने हैं राजस्थान के अंदर। यानी जोत धारक का क्या मतलब हुआ, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं खेतों के बारे में। खेतों के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि कितने खेतों की संख्या है, कुल क्षेत्रफल कितना है जहाँ पे खेत हैं, खेतों का औसत आकार कितना है। अगर हम कुल जोतों का क्षेत्रफल देखें कि कुल क्षेत्रफल कितना है जो कि जोतने योग्य है, यानी जहाँ पे कोई ना कोई कृषि की जा सकती है, यानी खेत हैं जहाँ पे खेतों में कृषि होती है, तो जो कि बोने योग्य भूमि है, जोतने योग्य भूमि है, उसे क्या बोला गया है जोत। तो कुल जोतों का क्षेत्रफल जिनमें की खेती की जा सकती है, तो ऐसा क्षेत्रफल कितना है। अगर हम 2010-11 की जो कृषि गणना हुई थी उसके अनुसार देखें तो ये उस टाइम पे क्या था 211.36 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्र है ये था कुल जोतों का क्षेत्रफल, यानी ऐसा क्षेत्र जहां पे खेती की जा सकती थी। तो जो कृषि जनगणना है हर 5 साल से कृषि जनगणना होती है, तो उसके बाद गणना हुई थी 2015-16 के अंदर जो कृषि जनगणना हुई थी, इसमें ये क्षेत्र कितना हो गया, इसके अंदर कमी आ गई। तो जो कुल जोतों का क्षेत्रफल है इसके अंदर जो कृषि गणना 15-16 है इसके अंदर कमी दर्ज की गई थी। कुल कितना है इसके अंदर 208.73 लाख हेक्टेयर। कमी क्यों आई, क्योंकि अभी हम देख सकते हैं कि खेतों को जोतने में लोगों का जो इंटरेस्ट है वो कम हो रहा है, उस भूमि को वो किसी और काम में ले रहे हैं, इसलिए अपने आप जोतों का जो क्षेत्रफल है यानी जोतने योग्य जो भूमि है वो कम होती जा रही है। तो अगर हम अभी की बात करें 2015-16 की जो कृषि जनगणना है जो कि हमारे पास लेटेस्ट डेटा है, इसके अनुसार अगर हम बात करें कि कुल जोतों का क्षेत्रफल जो कुल जोतने योग्य भूमि है उसका क्षेत्रफल कितना है, तो वो है 208.73 लाख हेक्टेयर। ये आपको ध्यान रखना है। पहले ये क्षेत्र कितना था, इससे पहले यानी उससे 5 साल पहले जब कृषि जनगणना हुई थी तब ये क्षेत्रफल कितना था, तब ये 211.36 लाख हेक्टेयर था। देखो कितना कम हो गया, 211 से 208 पे पहुंच गया है। लाख हेक्टेयर में यहाँ पे बात हो रही है। पहले लोग जितनी ज्यादा खेती करते थे अब के लोग उतनी खेती नहीं करते, तो इसलिए क्षेत्रफल अपने आप कम हो गया। अगर हम बात करें कि कुल जो प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है, ये तो हमने क्षेत्रफल देखा है कि कितने क्षेत्र में जोतने योग्य भूमि है। अगर हम खेतों की संख्या की बात करें, यहाँ पे हम खेतों की संख्या की बात करें, हम बोल सकते हैं कि जोतों की संख्या, तो ये कितनी है 2010-11 में ये थी 68.88 लाख, जो कि अब बढ़ के कितनी हो गई
76.55 लाख। अब देखो खेतों की संख्या है उसमें तो वृद्धि होती जा रही है, उसमें वृद्धि कैसे हो रही है, जैसे कि कोई एक पिता है, उसके 4 बेटे हैं, तो पिता के पास एक खेत था, लेकिन उसके बाद उसके बेटों में जब वो खेत बटा तो वो 4 हिस्सों में बट गया। तो पहले जोतों की संख्या कितनी थी, पहले जोतों की संख्या थी 1, जो कि अब बढ़ के कितनी हो गई, जोतों की संख्या 4। तो जोतों की संख्या में तो लगातार क्या होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है, लेकिन जोतों का जो क्षेत्रफल है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर जोतों की संख्या की बात की जाए तो उसमें तो लगातार वृद्धि होती जा रही है। फिर अगर उसके बेटे होते हैं तो उनके अंदर भी वो खेत है वो डिवाइड हो जाएगा, तो फिर जोतों की संख्या में वृद्धि हो गई। अगर जोतों का औसत आकार देखें, यानी खेतों का औसत आकार, ये भी पहले से कम होता जा रहा है। जब खेत छोटे होंगे उनकी संख्या बढ़ रही है, छोटे हो रहे हैं, तो आकार भी अपने आप क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। जब एक खेत के कई हिस्से हो जाएंगे तो उसका जो औसत आकार है वो भी कम होता जाएगा। पहले अगर हम औसत आकार की बात करें जो कि 10/11 की कृषि गणना के अनुसार था, तो ये था 3.07 हेक्टेयर। तो 3.07 हेक्टेयर औसत जोत है वो हुआ करती थी पहले, यानी हम बोल सकते हैं कि खेत का जो औसत आकार है ये 3.07 हेक्टेयर होता था 2010-11 की जो कृषि गणना है उसके अनुसार। लेकिन अगर हम 2015-16 की जो कृषि गणना है उसके अनुसार बात करें तो ये आकार घट के कितना रह गया है, ये रह गया 2.73 हेक्टेयर, यानी 2.73 हेक्टेयर जो है अब ये जोतों का जो आकार है औसत आकार ये रह गया है। तो इसमें भी लगातार कमी होती जा रही है। क्यों कमी आ रही है ये आपको समझ में आ गया होगा। जब एक बड़ा खेत छोटे छोटे खेतों में डिवाइड हो रहा है तो इस प्रकार से छोटे खेतों की संख्या ज़्यादा हो रही है, तो अगर हम औसत आकार की बात करें तो वो भी कम हो जाएगा। तो इसलिए जो औसत आकार है ये भी क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। अगर महिला प्रचलित जोत धारकों की बात करें कि महिलाओं के नाम पे खेत, तो पहले महिलाओं के नाम पे इतने नहीं होते थे, लेकिन आज के टाइम पे महिलाओं के नाम पे ज़्यादा हो रहे हैं। कुछ तो योजनाएं चल रही हैं जिसके अंदर प्रावधान होता है कि वो महिला के नाम से होना चाहिए, तभी उसको वो फायदा मिलेगा। तो इस तरह से महिलाओं के नाम पे जो जोत हैं या जो खेत हैं वो अब ज़्यादा होने लग गए। तो हम बोल सकते हैं कि जो महिला प्रचलित जोत धारक हैं, यानी खेतों को धारण करने वाली कौन है, महिला। तो इस प्रकार के जोतों की संख्या जो कि महिला धारक है, पहले क्या होती थी, कम होती थी, जो कि धीरे धीरे अब क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो अगर हम 2010-11 की जनगणना के अनुसार देखें तो इसमें 5.46 लाख, कुल कितना है, 68.88 लाख है। इसमें से महिला जोत धारक थी 5.46 लाख। लेकिन अगर 15-16 के अनुसार देखें, जो कृषि गणना हुई है 15-16 उसके अनुसार देखें तो कुल कितने हैं, 76.55 लाख जोत धारक हैं। उनमें से महिला जोत धारक कितनी है, 7.75 लाख महिला जोत धारक है। इसका प्रतिशत भी पूछा जा सकता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो कैसे निकालोगे, महिला जोत धारक का प्रतिशत कितना है, तो 7.75 लाख है वो महिला जोत धारक है, कितने में से, 76.55 लाख में से, ठीक है, और गुणा कर दो 100 से, तो ये निकल जाएगा प्रतिशत। अगर आपसे पूछा जाए कि 2015-16 की कृषि गणना के अनुसार जो महिला प्रचलित जोत धारक हैं उनका प्रतिशत कितना है, तो ये हमने राजस्थान में जोत धारकों के बारे में देख लिया। जोत धारक क्या हैं, कितने जोत धारक हैं, क्षेत्रफल क्या है, संख्या में वृद्धि हो रही है या फिर कमी हो रही है। अब हम देखते हैं राजस्थान में कृषि उत्पादन की क्या स्थिति है, कौन सी फसल सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है, कौन सी फसल कम उत्पादित होती है, ठीक है। तो अगर हम कुल खाद्यान्न उत्पादन की बात करें कि राजस्थान के अंदर कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है, तो ये है 225.20 लाख मैट्रिक टन। काफ़ी महत्वपूर्ण है, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के अंदर कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है, तो कितना है 225.20 लाख मैट्रिक टन। तो ये आपको ध्यान रखना है, मैट्रिक टन 225.20 लाख मैट्रिक टन जो है ये राजस्थान के अंदर खाद्यान्न उत्पादन होता है। अगर इसमें से देखें कि रबी की फसल कितनी है और खरीफ की फसलें कितनी हैं, तो ये जो कुल 225.20 लाख मैट्रिक टन है इसमें से 84.90 जो लाख मैट्रिक टन है ये तो होती हैं खरीफ की फसलें, और 140.30 लाख मैट्रिक टन जो है 225.20 लाख मैट्रिक टन में से ये होती हैं रबी की फसलें।
अब रबी की फसलें और खरीफ की फसलें आप समझते होंगे। खरीफ की फसलें जो कि गर्मियों में बोई जाती हैं, रबी की फसलें जो कि सर्दियों में बोई जाती हैं, जैसे कि सरसों हो गया, चना हो गया। तो इस प्रकार की फसलें। अगर इसमें से हम देखें कि ये जो कुल 225.20 लाख मैट्रिक टन है, इसमें से अनाज कितना है और दलहन कितना है। 182.58 लाख मैट्रिक टन इसमें से क्या है, अनाज है, और 42.62 लाख मैट्रिक टन जो है ये इसके अंदर दलहन है। तो ये राजस्थान के अंदर कुल जो खाद्यान्न उत्पादन होता है वो है। तो खाद्यान्न उत्पादन कितना है, 225.20 लाख मैट्रिक टन। अगर हम तिलहन उत्पादन की देखें, इसमें से हमने अलग अलग देख लिया, खरीफ की फसलें हैं उनका कितना उत्पादन होता है, रबी की फसलों का कितना उत्पादन होता है, अनाज का उत्पादन कितना होता है, दलहन का उत्पादन कितना होता है। अब अगर हम बात करें कि तिलहन का उत्पादन कितना होता है, तिलहन का उत्पादन होता है 92.04 लाख मैट्रिक टन जो है ये राजस्थान के अंदर तिलहन का उत्पादन होता है। अगर गन्ने के उत्पादन की बात करें कि राजस्थान में गन्ने का उत्पादन कितना होता है, तो ये होता है 2.47 लाख मैट्रिक टन जो है ये राजस्थान के अंदर गन्ना है वो उत्पादित होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है स्टूडेंट। अगर हम राजस्थान में कृषि उत्पादन में अगर राजस्थान का स्थान देखें कि राजस्थान कौन से नंबर में आता है कृषि उत्पादन में, यानी कौन सी फसलों के उत्पादन में राजस्थान वो प्रथम स्थान पे रहता है, कौन कौन सी फसलों में द्वितीय स्थान पे है, कौन सी फसलों में तृतीय स्थान पे, यानी जो सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसलें हैं राजस्थान के अंदर वो देखते हैं। अगर हम देखें कि राजस्थान पहले नंबर पे कौन कौन सी फसलों के उत्पादन में राजस्थान जो है वो पहले नंबर पे रहता है, तो एक तो बाजरा उत्पादन में अपने यहाँ पे बाजरा सबसे ज्यादा उत्पादित होता है। बाजरा एक खरीफ की फसल है, गर्मियों में बोई जाने वाली फसल है, तो बाजरा यहाँ पे सबसे ज्यादा उत्पादित होता है। तो बाजरा उत्पादन के अंदर पूरे भारत में राजस्थान जो है वो प्रथम स्थान पे आता है। राई और सरसों के उत्पादन में, तो राई और सरसों है रबी की फसलें, सर्दियों में बोई जाती हैं, तो राई और सरसों के उत्पादन में अगर आपसे पूछा जाए तो राजस्थान वो है वो पूरे भारत के अंदर प्रथम स्थान पे आता है। चने के उत्पादन में भी राजस्थान प्रथम स्थान पे आता है। चना क्या है, ये भी रबी की फसल है। गंवार के उत्पादन में, तो गंवार बाजरे के साथ ही बोया जाता है उसी टाइम पे, यानी ये भी क्या हो गई, खरीफ की फसल हो गई, गर्मियों में बोया जाता है। तो गंवार के उत्पादन में भी, या जवार बोल सकते हैं इसको हम, तो जवार या गंवार के उत्पादन में राजस्थान जो है वो पूरे भारत में प्रथम स्थान पे। अगर कुल मिला के सारे दलहन की बात करें तो सारे प्रकार के दलहन उत्पादन में राजस्थान जो है वो प्रथम स्थान पे है, और सारे प्रकार के तिलहन के उत्पादन में भी राजस्थान है वो प्रथम स्थान पे। तो कौन कौन सी फसलों के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पे है ये आपको ध्यान रखना है, पूछ लिया जाता है, सीधा सीधा प्रश्न बनेगा। बाजरा उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पे, राई और सरसों के उत्पादन में, चने के उत्पादन में, गंवार के उत्पादन में, सभी प्रकार के दलहन के उत्पादन में और सभी प्रकार के तिलहन के उत्पादन में राजस्थान जो है वो पूरे भारत में प्रथम स्थान पे है, ठीक है स्टूडेंट। मूंगफली उत्पादन के अंदर राजस्थान पूरे भारत में द्वितीय स्थान पे है, तथा सोयाबीन उत्पादन के अंदर राजस्थान जो है वो पूरे भारत में तीसरे नंबर पे है। तो ये तीन जो ऊपर की पोजीशन है ये आपको ध्यान रखनी है। प्रथम स्थान पे किन किन फसलों के उत्पादन में है राजस्थान, दूसरे स्थान पे कौन सी फसल के उत्पादन में है, और तीसरे स्थान पे कौन सी फसलों के उत्पादन में राजस्थान जो है वो आता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमने आज कृषि के बारे में कुछ मुख्य बातें देखी हैं। इसमें डेटा ज़्यादा है, फैक्ट ज़्यादा है, जो कि इकोनॉमिक सर्वे के अंदर अभी अपडेट होके आया है, तो वहाँ से प्रश्न बनने की जो चांसेस है वो ज़्यादा रहते हैं। तो ये सारे आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, इनको बार बार लिखने से आपको याद होंगे, और इन पे आधारित जो भी प्रश्न हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हल करने से इस प्रकार के जो डेटा हैं वो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कृषि पे आधारित जो भी योजनाएं हैं उनके बारे में देखने वाले हैं। राजस्थान सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं, केंद्र सरकार की भी कई योजनाएं चल रही हैं जो कि कृषि पे आधारित योजनाएं हैं, यानी कृषि को और अधिक बढ़ावा देने के लिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कृषि के माध्यम से रोजगार प्रदान किया जा सके, तो इसके लिए कई योजनाएं चल रही हैं। तो कौन कौन सी योजनाएं हैं जो कि कृषि पे आधारित योजनाएं हैं उनको हम अगली क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आज हम इतना ही देखते हैं। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस पर आपको सारी PDF मिल जाएंगी, तो ज्वाइन कर लेना और वहाँ से आप एक PDF डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। या फिर सिया मैम के नाम से भी सर्च कर सकते हो,
तो उससे भी आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। क्या मैम के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, लिंक से भी सर्च कर सकते हो या फिर नाम से भी सर्च कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।